हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। वैशाली रीति के बाद अपना सिर नहीं में हिला कर बोली, तुम समझ नहीं रहे हो। हमको लगा जैसे उसने बद्दुआ दी कि जिस तकलीफ से उसने अपने प्यार को खोया उसी तकलीफ से हमारी समृद्धि को भी खो देगी। ऋतिक वैशाली की बात पर उसकी बोझ से समृद्धि को लेकर उसके गाल को सहलाते बोले, समृद्धि समृद्धि ऋतिक के नाम पुकारने पर उसकी तरफ देखते हुए बोले, हम। ऋतिक हल्का सा मुस्कुराते हुए समृद्धि की बात पर, तुम किससे प्यार करती हो। ऋतिक की बात पर समृद्धि एकदम से सिर घुमाकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए जोर से बोली, डैडा। समृद्धि के चिल्लाने की आवाज़ में मृत्युंजय सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए आंखें चढ़ा देता है और कहता है, क्या हुआ समृद्धि। समृद्धि लड्डू मृत्युंजय की तरफ बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर, लड्डू। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर उसे इशारा करते हुए बोला, मैं नहीं खा सकता, तुम खाओ। समृद्धि मृत्युंजय की बात पर अपना एक हाथ ऋतिक के गले में डाल दूसरे हाथ से लड्डू खाते हुए मृत्युंजय से बोले, आई लव यू डाडा। मृत्युंजय समृद्धि की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, लव यू टू। समृद्धि मृत्युंजय की बात पर खुश हो जाती है और वैशाली की तरफ देखते हुए कहती है, माँ। वैशाली ऋतिक की गोद से समृद्धि को लेकर बोली, कुछ ज़्यादा ही लव यू नहीं हो रहा है तुम्हारा। समृद्धि वैशाली की बात पर मुंह बना देती है और ऋतिक वैशाली की तरफ देखने के बाद प्रकृति की तरफ देखता है, जो कि अव्यक्त और रिद्दम के साथ पंजा लड़ा रहे थे। उसे मानो किसी चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं थी। जिसे देखते हुए ऋतिक प्रकृति के पास आकर उसके हाथ रख कर बोला, क्या कर रही हो। प्रकृति चुपके से अव्यक्त के पॉकेट से चॉकलेट निकाल कर ऋतिक को दिखाते हुए बोली, भूख लग रही थी न, बस इसलिए। अव्यक्त प्रकृति की आवाज़ सुन अपने पॉकेट में हाथ डालने के बाद प्रकृति को घूरते हुए बोला, चोल। रिद्दम अव्यक्त की बात सुन प्रकृति की तरफ देखते हुए बोला, चोल। प्रकृति जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर दोनों को चॉकलेट देते हुए, ऐसा नहीं कहते, बुरी बात है। ऋतिक प्रकृति की बात सुनकर एक आह भरते हुए बोले, लेकिन तुमने उनकी चॉकलेट चोरी की। प्रकृति ऋतिक की बात सुनकर उसकी आंखें दिखाने के बाद बोली, तुम चुप रहो और सुनो, बच्चों का नाम बता रहे हैं। ये कहते हुए प्रकृति पंडित जी की तरफ इशारा कर देती है, जिसे देखकर ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए उसी के साथ सोफे पर बैठ जाता है और पंडित जी की तरफ देखने लगता है। पंडित जी रिद्धिमा के लिखे नाम को पढ़ने के बाद सब लोगों की तरफ देखते हुए बोले, बच्चों की कुंडली और जन्म तारीख के अनुसार उसका नाम ए शब्द से आरंभ होता है और माननीय मृत्युंजय सारंग और महक सारंग के द्वितीय सुपुत्र का नाम इस शुभ घड़ी और अग्नि को साक्षी मानकर एकांश सारंग रखा गया जाता है। ये कहते हुए पंडित जी बच्चों के माथे पर तिलक करते हैं। वही पंडित जी की बात सुन सभी लोग मुस्कुरा देते हैं और मृत्युंजय एकांश की तरफ देखकर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, एकांश। एकांश मृत्युंजय के चूमने पर उसके हल्के बेड वाले गाल पर हाथ रखते हुए किलकारी लगाता है, हाउ हम। मृत्युंजय एकांश की बात पर उसे महक के गोद में देते हुए, इसे संभालो। महक मृत्युंजय की बात पर एकांश को अपनी गोद में ले लेती है। जब बाहर 3 गाड़ियां आकर रुकती है, जिसमें से धैर्य, भैरवी, सारंग और उसके साथ कुछ लोग बाहर आते हैं। उन लोगों को देखकर ध्रुवी की आंखें छोटी हो जाती हैं। वही सुधांशु बुरी तरीके से उन लोगों को घूरने लगता है। मृत्युंजय के बॉडीगार्ड उन लोगों को देखकर उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मृत्युंजय कहता है, आने दो। मृत्युंजय की बात पर बॉडीगार्ड्स उन लोगों को अपनी छुरीदार आंखों से घूरते हुए रास्ते से हट जाते हैं, तो भैरवी के आदमी और भैरवी उन लोगों को घूरते हुए अंदर आ जाता है। भैरवी अंदर जाकर सब लोगों को सरसारी निगाह से घूरने के बाद ध्रुवी की तरफ इशारा करते हुए मृत्युंजय से, वो मेरी पोती है, उसे इधर भेजो। सुधांशु भैरवी की बात पर ध्रुवी के सामने आकर उसे अपने पीछे कर भैरवी से, वो कहीं नहीं जाएगी। जिसे सुन भैरवी उसे बुरी तरीके से घूरते हुए, तुम 2 टके के लड़के, ये 2 टके का लड़का आपकी पूरी जिंदगी की कमाई खाकर डकार भी न लगा, इसलिए पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाइए, ध्रुवी कहीं नहीं जाएगी। सुधांशु ने भैरवी की बात को बीच में काट कर बदतमीजी से कहा, जिसे सुनकर भैरवी की तरफ देखते हुए बोले, ये लात का भूत है, बात से नहीं मानेगा, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए धैर्य आगे बढ़ता है, तो मृत्युंजय एक झनाटेदार थप्पड़ धैर्य के गाल पर जड़ देता है और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर कौन खड़ा है। तुम मेरे घर में आकर मेरे साले को मारने चाहते हो, तुम्हारी इतनी औकात। मृत्युंजय की बात पर धैर्य अपने गाल पर हाथ रखे बड़े गुस्से में मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, ये हमारे घर का पर्सनल मामला है और आपका साला मेरी बहन को घर से भगा कर लाया है। मृत्युंजय धैर्य की बात सुनकर थोड़ी तेज आवाज में बोला, शेख। मृत्युंजय के चिल्लाने पर उसका सिक्योरिटी चीफ वहां पर आकर, यस बॉस। मृत्युंजय बिना शेख की तरफ देखे उस भैरवी और धैर्य की तरफ इशारा करते हुए, इन लोगों की तरफ खातिरदारी करो। मृत्युंजय की बात सुन शेख धैर्य और भैरवी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, जिसके बीच में राजेंद्र जी आते हुए मृत्युंजय से कहते हैं, मृत्युंजय ये बदतमीजी है। मृत्युंजय राजेंद्र जी की बात को अपने आईब्रो चढ़ाते हुए, मैं मारने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो बस इन्हें संभालने के लिए कह रहा हूँ। मृत्युंजय की बात पर सभी कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगे। जब मृत्युंजय वहाँ खड़े अदिति और रिया की तरफ देखते हुए बोला, जाकर ध्रुवी को रेडी करके लाओ।
मृत्युंजय की बात पर महक इसकी तरफ देखते हुए बोले, क्यों? मृत्युंजय मीरा की तरफ इशारा करते हुए महक से बोला, वो गठबंधन करेगी। सुधांशु और ध्रुवी की शादी होगी, यहीं होगी, अभी होगी। मृत्युंजय की बात सुन सभी शून्य रहते हैं। वहीं रिया और अदिति मिलकर ध्रुवी को अदिति के कमरे की तरफ ले जाते हैं। वैशाली यह देखकर मृत्युंजय से बोली, हम भी जाए? मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तुम मत जाओ। वैशाली मृत्युंजय की बात पर मुंह बनाते हुए अमृत की तरफ देखकर, जाकर मेकअप करो अपनी बहन का, सुंदर दिखनी चाहिए फोटो में। अमृत वैशाली की बात पर निराशा भरी नजरों से उसकी तरफ देखने के बाद सुधांशु की तरफ देखकर बोला, चलो तुम्हें दूल्हे की तरह सजाया जाए। इतना कहकर अमृत सुधांशु का विकल्प और राजीव के साथ लेकर कमरे की तरफ चला जाता है। उन लोगों के जाने के बाद मृत्युंजय महक के सोफे की तरफ इशारा करते हुए, खड़ी मत रहो, जाकर बैठ जाओ। महक मृत्युंजय के बाद पर उसकी तरफ कन्फ्यूजन भरी नजरों से देखते हुए, आप है क्या? पल भर में लगा मैं आपको समझने लगी हूँ, लेकिन मृत्युंजय महक की बात को बीच में काट कर बोला, तुम मुझे नहीं समझ सकती, मैं किसी की सोच से भी परे हूँ, मुझे प्रेम का मोह माया नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम पे मरता हूँ। महक मृत्युंजय की बातों को सुनकर हैरान थी। जब मृत्युंजय के कान में भैरवी की आवाज़ गई, जो गुस्से में चिल्ला रहा था, तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो मृत्युंजय, मेरी पोती की शादी अपने उस 2 टके के शाले के साथ करवा कर। मृत्युंजय भैरवी की बात का पलट कर उसकी तरफ देखते हुए, मेरे शाले के औकात की बात मत कीजिए, वो औकात में और संस्कार में इतना ऊंचा है कि आप 100 जन्म लेकर भी उसकी बराबरी नहीं कर पाओ। मृत्युंजय की बात सुन सभी हैरान थे। वो सुधांशु का पक्ष ले रहा था, जिसे सुनते हुए धैर्य चिल्लाकर मृत्युंजय से बोला, क्या है वो जो उसका इतना पक्ष लिया जा रहा है? मृत्युंजय धैर्य की बात पर हल्का सा मुस्कुरा ऋतिक की तरफ देखते हुए, जरा पेन ड्राइव मिलेगा? ऋतिक मृत्युंजय की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोल, मैं लेकर नहीं आया, मुझे क्या सपना आया था ये सब होगा? मृत्युंजय ऋतिक की बात पर घूर कर उसकी तरफ देखता है तो ऋतिक अपना फ़ोन मृत्युंजय की तरफ बढ़ाते हुए, इसमें मैंने पीडीएफ बनाकर रखा है। ऋतिक की बात सुनकर मृत्युंजय उसके हाथ से फ़ोन लेकर उसे टीवी से कनेक्ट कर देता है तो वहाँ पर किसी का प्रॉपर्टी शेयर एंड बिजनेस प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा हुआ था। मृत्युंजय टीवी की तरफ इशारा करते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, यहाँ पर पूरे 250 करोड़ की प्रॉपर्टी के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें से 1 जेट, 2 मर्सिडीज, 1 रोल्स रॉयल और 50 किलो सोना, 80 किलो चांदी और मुंबई के अंधेरी में एक बड़ा सा विला और दिल्ली में उनकी पुश्तैनी हवेली के साथ 30 डायमंड, जिनमें से एक की कीमत 20 लाख है। सभी एसएससी के नाम पर है, जिसका असली हकदार सुधांशु शेखर अवस्थी है। जिसे सुनकर वहां खड़े सब लोगों का दिमाग मानो बम ब्लास्ट हुआ हो। सभी हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देख रहे हैं। जब धैर्य चिल्लाते हुए, झूठ, सब झूठ है, अगर वो इतना अमीर है तो उस टूटी फूटी से घर में क्यों रहता था और इन गरीबों की तरह जिंदगी क्यों जीता था? मृत्युंजय धैर्य की बात पर उसे शांत करवाते हुए बोला, चिल करो, चिल मारो, बता रहा हूँ। पापा की डेथ के बाद उनका फैमिली वकील, जिनका नाम कपिल दास है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे कॉन्टेक्ट किया और मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं वहाँ गया तब मुझे पता चला कि मेरे प्यारे ससुर जी के पिता दिल्ली के एक बड़े व्यापारी थे, जिनका नाम गौरव पंचोली था। वो तो मेरे ससुर जी ने अपना नाम चेंज कर लिया जब मेरे ससुर जी ने मेरी सासू माँ से लव मैरिज किया और अदर कास्ट के होने के कारण मेरे प्यारे दादा ससुर ने उन्हें जायदाद से बेदखल करके उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। फिर उन्हें पता चला सुधांशु और महक के बारे में। उन्होंने बिना मुलाकात किए मरने से पहले अपने सारे प्रॉपर्टी को सुधांशु के नाम कर दिया। उनके वकील को बताया है कि जब सुधांशु 25 साल का होगा तभी उनकी बनाई बिल को सबके सामने खोला जाए, जो कि मैंने बता दिया। मृत्युंजय की बात सुन सभी हैरान भरी नज़र से मृत्युंजय को देख रहे। जब मृत्युंजय महक की तरफ देख, तुम्हारे नाम पर उन्होंने दिल्ली उनके अनाथ आश्रम को किया गया है, जिनका नाम गौरव गाथा है। महक मृत्युंजय की बात पर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए, और क्या इस बारे में माँ को पता है? मृत्युंजय महक के सवाल पर अपने कंधे चढ़ाते हुए, मुझे नहीं पता, मैंने उनसे बात ही नहीं की। वहाँ पर खड़ा शोभित सारी इन्फॉर्मेशन को सुनकर हैरान होते हुए खुद से बोला, इतना अमीर? शोभित की हैरान आवाज़ को दीप उसकी तरफ देखते हुए, अब रिग्रेट महसूस हो रहा है क्या? दीप की बात पर शोभित कंफ्यूज होकर बोला, किस बात के लिए रिग्रेट? दीप स्क्रीन पर चल रहे प्रॉपर्टी डिटेल्स की तरफ इशारा करते हुए शोभित से बोला, इतने बड़े घर के बेटे को तुम अपना शाला नहीं बना पाई, इस बात का? दीप की बात पर शोभित अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने पैसे तो हमारा एक ब्रांच में कमा कर देता है। दीप शोभित की बात पर मुंह बनाते हुए, फिर भी तुम लोगों को पैसे की भूख है। शोभित दीप की बात पर उसे घूरते हुए, यहाँ पर बात पैसे की भूख की नहीं हो रही है, और सबसे ज़रूरी बात बताओ, तुम भी एक बेटी के बाप हो, तुम्हारी बेटी तुम्हारी राजकुमारी है, तो तुम उसकी हर डिमांड पूरे कर रहे हो, उसके खर्चों की गिनती नहीं है। क्या तुम अपनी उसे बेटी को किसी छोटे से घर में शादी करने दोगे, चाहे वो उस लड़के से कितना ही प्यार क्यों न करे? एक बाप की तरह सोच कर जवाब देना। दीप शोभित की बात अपना सिर नहीं महिलाते हुए, शायद नहीं, क्योंकि रिश्ते बराबरी के लोगों के साथ की जाती है, ताकि जिस तरह हमारी बेटी हमारे घर में कंप्रोमाइज़ नहीं करती, उसी तरह वहाँ भी ना करें।
ये सुनकर शोभित दीप को थम्स अप दिखाते हुए बोले, बिल्कुल सही। और यही सोचकर भाई ने मीरा की शादी कशिश के साथ की, ना कि सुधांशु के साथ। लेकिन सुधांशु तो अमीर निकला, अब तुम्हारा क्या कहना है? दीप ने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसे सुनकर शोभित अपने कंधे चढ़ाते हुए बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कशिश और सुधांशु इक्वल हो चुके हैं। दीप शोभित की बात पर अपना सिर हिला देता है और आगे कुछ नहीं कहता। इधर मृत्युंजय सारे इन्फॉर्मेशन उन लोगों के सामने रखने के बाद भैरवी के सामने आते हुए क्या कहकर गला फाड़ रहे थे, पोती है आपकी? बचपन में कभी उसे प्यार से गोदी में उठाया था आपने? नहीं, बल्कि लड़की है कहकर धुतकार दिया था। इसलिए अभी अपना ये दादा का प्यार मत दिखाइए। भैरवी मृत्युंजय की बात सुन अपने दांत पूछते हुए बोले, मुझे नफरत है तुमसे और तुमसे जुड़े लोगों से, इसलिए यह सब तमाशा करना बंद करो और अपने बॉडीगार्ड को यहाँ से दूर करो। ये कहते हुए भैरवी खुद को बॉडीगार्ड से छुड़वाने की कोशिश करने लगा, जिसे देखकर मृत्युंजय भैरवी से बोला, कोशिश करना बेकार है छोटे दादा, क्योंकि शादी तो आज होकर रहेगी। धैर्य मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप ये गलत कर रहे हो, इस तरह से हमारे खिलाफ जाकर? शोभित जो कि कब से धैर्य की बातें सुने जा रहा था, उसके सामने आकर उसके जबड़े को पकड़कर, वरना क्या कर लोगे तुम हमारा? यहाँ पर धमकी नहीं चलती, या तो सीधा गोली चलती या तो सीधा किस्सा खत्म किया जाता। ये देखकर वैशाली ताली बजाते हुए शोभित से बोली, पहली बार हमको तुम्हारी बात अच्छी लगी। रचना वैशाली की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें मारपीट के अलावा और कुछ अच्छा लगता है? वैशाली रचना की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, हमको अच्छा लगता है काकी सासू, इस घर का दूसरा बड़ा बेटा और उसकी मेहनत से पैदा हुआ ये बच्चा। ये कहते हुए वैशाली समृति को गले लगा लेती है, जिसे सुनकर रचना एक आह भरते हुए बोलती है, सॉरी। वैशाली रचना की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, कोनो बात नहीं। उसके बाद वैशाली भैरवी के सामने आते हुए बोली, हमने सुना था आप बिल्कुल उस खटमल की तरह हो जो खून चूसने के बाद विशाला मरने के लिए आ जाता है। ऋतिक वैशाली की बात पर गुस्से से बोला, तुमसे कहा ना गाली मत दिया करो, तुम्हारे कारण समृति सब सीख रही है। ऋतिक के ये कहने पर कि वैशाली के कारण ही समृति गाली देना सीख रही है, वैशाली ऋतिक की तरफ देखते हुए बोले, तुमको काहे मिर्ची लग रही है भाई, हम सब तुम्हारे बच्चे को भी सिखाएंगे। जिसे सुनकर ऋतिक अपने दांत पीसते हुए वैशाली से बोला, मेरे बच्चे से तुम 100 किलोमीटर दूर ही रहना। तुम हमारी बेटी से पहले 1 किलोमीटर दूर रख कर दिखाओ, फिर हम तुम्हारी औलाद से 200 किलोमीटर दूर रहेंगे। वैशाली ने तुनक कर जवाब दिया। ये सुनकर ऋतिक घूर कर वैशाली की तरफ देखता है, जब मृत्युंजय उन लोगों के झगड़े के बीच में आकर वैशाली की तरफ देखते हुए कहता है, जाकर देख कर और ध्रुवी रेडी हुई कि जाकर देख कर और रेडी ध्रुवी हुई या नहीं। ये सुनकर वैशाली मृत्युंजय की तरफ देख, हमने तो पहले ही कहा था कि हम जा रहे हैं उनके साथ, लेकिन आपने कहा था कि हमारी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, अब हमको वहाँ पर भेज रहे हो, हम नहीं जाएंगे। वैशाली की बात पर मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करते हुए, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती वैशाली? काहे कि आप हमारी बात नहीं मानते बड़का भैया? वैशाली ने जवाब। जिसे सुनकर मृत्युंजय घूरकर वैशाली की तरफ देखने के बाद गहरी सांस भरते हुए भैरवी की तरफ देखते हुए बोला, वैसे ध्रुवी के पिताश्री यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, या फिर उनकी बेटी की जबरदस्ती आप लोग शादी करवाना चाहते हो किसी और के साथ? भैरवी मृत्युंजय की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोली, वो मेरी पोती है, मेरी मर्जी, मैं उसकी शादी किसी के साथ भी करवाऊँ, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? मृत्युंजय भैरवी की बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, उसका भाई। जिसे सुन चुपचाप खड़ी मीरा उसकी तरफ देखते हुए बोली, खुद की बहन तो संभाली नहीं गई आपसे, चचेरी बहन को इतना सपोर्ट कर रहे हो, क्या बात है भाई? मृत्युंजय मीरा की बात पर उसके सामने आकर उसके सिर को थपथपाने के लिए हाथ ऊपर करता है, जिसे देखकर मीरा उसके हाथ को झटकते हुए कहती है, मुझे आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए। जिसे देख कशिश इस बार थोड़े गुस्से में मीरा से बोले, मीरा तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या फिर नहीं, या खुद को समझदार दिखाने के लिए अपनी खुद की बेइज्जती करवा रही हो? मीरा कशिश की बात सुनकर महक की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से बोली, ये खुद यहाँ पर महारानी की तरह राज कर रही है, और उस दिन हॉस्पिटल में मुझसे कहा कि उन्होंने बहुत कुछ सहा है। क्या सहा है उन्होंने? मेरे भाई के पैसे पर ऐश कर रही है, लालची नौटंकीबाज। ये कहते हुए मीरा की आवाज़ उसके मुंह में ही रह जाती है, क्योंकि मृत्युंजय ने उसे तमाचा मारा था। मृत्युंजय के हाथ काँप रहे थे, उसकी आंखें लाल हो गई थी। मीरा अपने गाल पर हाथ रख आंखों में नमी लिए मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, आपने उनके लिए मुझे थप्पड़ मारा? अपनी बीवी के लिए मुझे थप्पड़ मारा, जोरू के गुलाम कहेंगे। मृत्युंजय बीच में मीरा के जबड़े को कस कर पकड़ कर गुस्से से बोला, तमीज़ से बात करो, बीवी है वो मेरी, इस घर की बहू। अगर तुमने अभी इसी वक्त महक से माफ़ी नहीं मांगा तो इस घर से निकल जा। मीरा मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, और मुझे इस घर में रहना भी नहीं है, जा रही हूँ मैं।
इतना कहकर मीरा जाने लगी। जब कशिश महक के सामने आकर बोला, मीरा की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो थोड़ी गुस्सैल है, कुछ भी कहती जाती है। कशिश मृत्युंजय की बात सुन पर उसे रोकते हुए बोला, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है जो मैंने मीरा को तुम्हारे लिए चुना। तुम उससे लाख गुना बेहतर लड़के डिजर्व करते हो। निर्जला मृत्युंजय की बात सुनकर नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, जय ये तुम क्या कर रहे हो, मीरा तुम्हारी बहन है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।